टॉपिक हमारा है फ्रेंड्स। देखिए, आपको पता है ग्रेविटी ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ए बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और टूवर्ड्स एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट हैज मास। हम सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि कोई भी दो मासिव ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास है, वो एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर उन दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। ठीक है, वी नो इट, वी हैव स्टडीड अबाउट इट। तो वेट जो होता है, वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। The more matter the object has, the more gravity will pull on it। अभी हम लोगों ने समझा कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाती है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। और वेट भी वही है, वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर अर्थ द्वारा जो फोर्स लगता है उसको खींचने के लिए अपनी तरफ, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट। समझिएगा ध्यान से कि मास एक अलग चीज थी और वेट क्या है? वेट इज द फोर्स थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अपने सेंटर की ओर अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है उसी को क्या कहते हैं? उसी फोर्स को हम वेट कहते हैं। देखिए, वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। The more matter of the object has, the more gravity will pull on it। भाई जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा मैटर होगा किसी ऑब्जेक्ट का, अभी बताया ना, जितने बड़े ऑब्जेक्ट होंगे जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ज़्यादा लगता है। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज़्यादा मैटर होगा उस ऑब्जेक्ट पर उतना ज़्यादा ही फोर्स हमारा लगेगा, ग्रेविटी। अर्थ उसको उतनी ही तेजी से क्या करेगा? पुल करेगा। तो इससे एक बात और क्लियर हुई कि जो ऑब्जेक्ट जितना मासिव होगा, उसका मास जितना ज़्यादा होगा, उसका वेट भी उतना ज़्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जितना भारी, जितना ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको अर्थ उतना ही तेजी से, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगा के पुल करेगा तो उसका वेट भी उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इज आल्सो नोन एज, भाई आप कह सकते हैं ना कि द फोर्स थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट फोर्स इज नोन एज वेट। एक बार फिर से समझिए, वेट को बहुत सिंपल चीज है। वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। उस फोर्स को वेट कहते हैं जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होगा, भारी का मतलब जितना ज़्यादा उसका मास होगा, उस पर उतना ज़्यादा ही ग्रेविटी लगेगी और उसका वेट भी उतना ज़्यादा होगा। योर वेट कैन चेंज बेस्ड ऑन वेयर यू आर। आपका वेट चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आप कहाँ हैं। द मून हैज डिफरेंट ग्रेविटी देन द अर्थ। अब जैसे अर्थ पर आप हो, ठीक, तो अर्थ और आपके मास के बीच एक ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक। अब जब आप मून पे चले जाएंगे तो अर्थ की तुलना में मून का मास कम होगा। तो जब अर्थ की तुलना में मून का मास कम होगा तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप पर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई मास कम हो गया। और आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m1 m2। तो जब ऑब्जेक्ट का मास कम हो गया तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा।
तो भाई इसका मतलब हम अर्थ से मून पर जाएंगे तो हमारा वेट भी कम हो जाएगा। वेट को कैलकुलेट करने के लिए देखिए एक फार्मूला होता है जो कि हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये F इज इक्वल टू एम इंटू ए वी हैव स्टडीड इट। तो वहाँ m मास ऑफ ऑब्जेक्ट था और a था एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ चूंकि ग्रेविटी की बात हो रही है तो यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो भाई इसी जो फोर्स लग रहा है अर्थ द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर, ग्रेविटी, उसी को तो वेट कहते हैं। तो इसीलिए W से इसको रिप्रेजेंट किया गया, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब देखिए ये जो फार्मूला मिला W इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब हम इसी फार्मूले से चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी से हम उस ऑब्जेक्ट का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है तो। ठीक है, तो वी विल यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। क्यों W कैसे आया ये फार्मूला आपको बताया गया अभी कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी थ्रू विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उसी फोर्स को हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। तो वही देखिए फोर्स, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही थी उसी को हमने क्या कहा, वेट। तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी, हमें ये फार्मूला मिला वेट का। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम फोर्स और न्यूटन। जो SI यूनिट ऑफ फोर्स होती वेट होती है वो न्यूटन है। क्यों? क्योंकि वेट इज ए फोर्स। भाई न्यूटन तो फोर्स का भी यूनिट है, तो वेट का यूनिट क्यों न्यूटन रखा गया? क्योंकि जो वेट है वो फोर्स ही तो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ही तो जो है अर्थ किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उसी फोर्स को हम वेट कहते हैं। तो जो यूनिट फोर्स की होगी वही यूनिट वेट की होगी। तो SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। और एक और यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, ये भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किलोग्राम भार, हिंदी में कहते हैं किलोग्राम भार किसका यूनिट होता है, तो वे वेट का होता है। और इंग्लिश में आप देख ही रहे हैं किलोग्राम फोर्स। तो ये याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आए तो हम उसको कैलकुलेट कर लें और लिख पाए। देखिए वेट को कैसे मेजर किया जाता है। वेट इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। देख रहे हैं मास कैसे कैलकुलेट होता था, बीम बैलेंस से, तराजू जैसी चीजों से, ठीक है, बीम बैलेंस से। और वेट कैसे मेजर हो रहा है, स्प्रिंग बैलेंस से। इस तरह के बैलेंस यूज किए जाते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। ये एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें फैलता है स्प्रिंग, और ये कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें कंप्रेस होता है स्प्रिंग। तो याद रहे कि जो मास है वो बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है, जबकि वेट स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। तो उम्मीद है आपको याद रहेगा। मास मेजर किया जाता है बीम बैलेंस से और वेट मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। तो अभी बात हो रही थी कि अगर हम अर्थ से मून पर चले जाएं तो वहां पर हमारा वेट कम हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो कुछ रीजन तो हम लोग पहले के वीडियोज में पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के संबंध में जब हम स्टडी कर रहे थे, और कुछ आज पढ़ लेते हैं। मान लिया कि मून पर जो है मास ऑब्जेक्ट का हो कैपिटल एम है और रेडियस मून का ऑब्जेक्ट यानी मून का मास कैपिटल एम और रेडियस मून का है RM, M डिनोट कर रहा है मून को।
इफ ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून देन वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है, हमने कहा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को प्लैनेट या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द वेट ऑफ बॉडी ऑन द मून, एफ की जगह हमने WM लिख दिया, वेट ऑन मून, कैपिटल G M स्मॉल m अपन RM का स्क्वायर। कैपिटल M मून का मास है, कैपिटल R मून का रेडियस है, और स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि मून पर ले जाया गया है। और वेट ऑफ द सेम बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, तो WE वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो फार्मूला हम जानते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का, कैपिटल G MEM अपन RE का स्क्वायर, E डिनोट कर रहा है अर्थ को। सही है। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो WM अपन WE कैलकुलेट किए तो कैपिटल M अपन कैपिटल ME इंटू RE का स्क्वायर अपन RM का स्क्वायर। यहाँ पे अब अर्थ का मास, मून का मास, अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस, सारी वैल्यू पुटअप कर दिए। पुटअप करके कैलकुलेट किए तो हमें जो वेट ऑन मास, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ का रेशियो मिला वो 1/6 मिला, 1/6 लगभग। ठीक। तो द वेट ऑफ बॉडी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो अब देख लीजिए मैथमेटिकली ये प्रूफ है कि जब हम अर्थ से मून पर जाएंगे तो अर्थ पर जितना वेट रहा होगा ऑब्जेक्ट का, मून पर जाकर उसका वेट पहले वाले वेट का 1/6 ही रह जाएगा। क्यों? उसका कारण आपको अभी मैं बता चुका हूं कि क्योंकि मून का मास कम है अर्थ की तुलना में। तो जब मास कम होगा तो वो कम फोर्स लगा के ना अट्रैक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट को, कम फोर्स लगा के ना पुल करेगा। तो बस वही है, 1/6 टाइम्स वेट रह जाता है मून पर ऑब्जेक्ट का। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। एक डिफरेंस भी जान लेते हैं मास और वेट के बीच। बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, इसको एक तरह से समराइज कर लेते हैं। मास और वेट, ये अक्सर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो यू शुड लर्न इट। इट इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आर अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास का तो यही मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन बाई ए बॉडी। जितना ज़्यादा मैटर होगा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसका मास भी उतना ज़्यादा होगा। और वेट क्या है? इट इज ए फोर्स एग्जर्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट ऑन फिक्स्ड मास ड्यू टू ग्रेविटी। या इसी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। सही है। इट इज कांस्टेंट फॉर ए बॉडी एंड डज नॉट चेंज विद ए प्लेस। ऑब्जेक्ट का मास जो है वो जगह के अनुसार बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। बट वेट, इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ए बॉडी बट इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन वेट बदलता रहता है। जैसे अभी अर्थ पर कुछ था, मून पर कुछ है, लेकिन अगर मास की बात करेंगे तो अर्थ पर भी ऑब्जेक्ट का मास उतना ही रहेगा और मून पे ले जाने पे भी मास उतना ही रहेगा। और वेट का क्यों चेंज आता है उसका रीजन भी समझ लीजिए। देखिए वेट के फार्मूले में होता है W = m × g। जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। याद होगा आपको, अगर नहीं आपको पता है तो हमारे पहले के वीडियो देखिए, उसमें हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। पोल्स पर कुछ, इक्वेटर्स पर कुछ। अर्थ से ऊपर जाने पर इसका वैल्यू घटता है, नीचे जाने पर वैल्यू घटता है। तो जी की वैल्यू वेरी कर रही है, तो जब जी की वैल्यू वेरी करेगी तो वेट की वैल्यू भी तो वेरी करेगी भाई। तो इसीलिए जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होता है।
इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अगला क्वेश्चन है मेजर्ड यूजिंग ए बीम बैलेंस। देखिए मास को बताया था मैंने, मास को मेजर करने के लिए हम बीम बैलेंस यूज करते हैं और वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन एंड किलोग्राम फोर्स, दोनों होती है न्यूटन एंड किलोग्राम फोर्स। और ये भी याद रखिए 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है ये भी हमें याद रखना चाहिए। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो ये वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।